नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि लीगल कंसिडरेशंस कौन कौन से ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम एक नया बिजनेस इंडिया में शुरू करते हैं। व्हाट आर द लीगल कंसिडरेशंस व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन इंडिया। सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है वो है चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। सही बिजनेस स्ट्रक्चर का जब हम चुनाव करते हैं तब जाकर हम समझ पाते हैं कि हमें कैसे बिजनेस को लीगली शुरू करना है भारत में। तो इसमें पहला क्या होगा, सबसे पहला ध्यान देना है कि भाई हमें तय करना पड़ेगा कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप सेटअप करना है, पार्टनरशिप फर्म सेटअप करनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप करनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करनी है, या 1% कंपनी सेटअप करनी है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे। उसमें है सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत आसान है सेटअप करने के लिए, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जो ओनर होता है वही होता है, मतलब सब कुछ सर्वे सर्वा वही होता है, उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और पार्टनरशिप फर्म जो होती है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत होती है। एंड इसमें पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में करवाई जाती है, इसकी आवश्यकता होती है। और इसमें ऑफकोर्स 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो पार्टनर बनते हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, LLP की। इसमें क्या होता है, इट कंबाइंस बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये पार्टनरशिप और कंपनी जो फॉर्म होती है ना, उस दोनों तरीकों को मिला के इसको बनाया गया है इसको। और इसमें ये जो इसके होता है ये गवर्न होती है LLP एक्ट 2008 के तहत। और इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं और शेयर होल्डर्स भी चाहिए होते हैं। इसमें 1% कंपनी में एक सिंगल ओनर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इसमें जो होता है एक सिंगल ओनर होता है। इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और ये अच्छा रहता है जो लोग अकेले हैं और अकेले अपना बिजनेस करना चाहते हैं और उनको सोल ट्रेडरशिप भी नहीं करना, अपनी कंपनी खोलनी है, तो उन जैसे लोगों के लिए 1% कंपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए, जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स की आवश्यकता होती है और इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग भी चाहिए होती है। अब हम बात करेंगे लीगल कंसिडरेशन की। तो ये क्या होता है, रजिस्टर योर चोजन स्ट्रक्चर विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी स्ट्रक्चर चुने जिनके बारे में हमने बात की है अभी तक, उसको आप सही जाके सही डिपार्टमेंट है, सही जो है अथॉरिटी के पास में रजिस्टर करें। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में, या LLPs के साथ में, या ये जो हमारा पार्टनरशिप डीड बना के वो जो है उसके हिसाब से आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC जिसे कहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN। हम लोग अभी कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, LLP को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम चीज़ें हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए जब भी हम कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं भारत में। उसके बाद में अब आप बात करेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन की। अभी एक बार आपने स्ट्रक्चर का चुनाव कर लिया कि आप 1% कंपनी खोलने वाले हैं या फिर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो आपको वही करना होगा। अभी क्या करेंगे आप, सबसे पहले फॉर एग्जांपल फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में कैसे सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस फॉर्म भरकर, जिसमें कि दिस इंक्लूड्स रिजर्विंग अ यूनिक कंपनी नेम, कंपनी का नाम आपका एकदम यूनिक होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों जमा करना पड़ेगा वहाँ पे। ये दोनों बहुत ज़रूरी है जब आप अपनी कंपनी शुरू करने वाले हैं या अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं तो। और अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो अगर आप पार्टनरशिप करने वाले हैं तो ड्राफ्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक बढ़िया पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करवाइए या कीजिए। उसके बाद में उसे रजिस्टर कीजिए, किसके साथ में, द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद में है आपका जो ऑप्शन आता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो इसमें कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ट्रेड लाइसेंस यानी कि शॉप एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लीगल कंसिडरेशन की। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका जो है ना नाम जो है ना बिजनेस का बहुत यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल अलग हटकर। और ना ही ये अगर किसी और का नाम है वही नाम से आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इन्फ्रिंज करेंगे उसके एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क राइट को और फिर आप पर वो केस हो सकता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस का नाम एकदम यूनिक रखना है। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन कंप्लायंस की। टैक्स लॉज इन इंडिया आर क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस
बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैक्स लॉ तो हर जगह होता है और भारत में भी है इस तरह से। तो टैक्सेशन कंप्लायंस पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उसको पूरा करने के लिए क्या क्या दिमाग में रखना होगा आपको? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं, मैंडेटरी इफ़ योर एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख रुपीज़। किसी किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में तो 10 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी है, ठीक है। और इफ़ यू आर इन ई कॉमर्स इंटर स्टेट ट्रेड तो आपको रजिस्टर कराना होगा जीएसटी पोर्टल पर खुद की कंपनी के नाम को। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए आपको, पैन नंबर बहुत ज़रूरी है कंपनी के नाम से। ऑब्टेन अ पैन फॉर योर बिजनेस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जिसे टैन कहते हैं, रिक्वायर्ड इफ़ यू विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जैसे मान लीजिए सैलरीज वगैरह का है उसका टैक्स एट सोर्स आप डिडक्ट करने वाला, तो टैन होना आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है प्रोफेशन टैक्स, रजिस्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट इफ़ यू एम्प्लॉय स्टाफ। और ये जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वैरी करता है जो प्रोफेशन टैक्स है। जैसे कि महाराष्ट्र में 200 रुपये हैं प्रति व्यक्ति। उसके बाद में लीगल कंसिडरेशन, तो फाइल रेगुलर टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स टू अवॉइड पेनल्टीज। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप टैक्स रिटर्न्स रेगुलर नहीं फाइल करेंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, और इसका रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो फिर आप पर पेनल्टी लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाता है बाद में। अब हम बात करते हैं लाइसेंसेज एंड परमिट्स की। तो आपके बिजनेस टाइप और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा आपका लाइसेंस एंड परमिट्स का जो सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की। ये इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर स्टेट स्पेसिफिक लॉज फॉर बिजनेसेस विद प्रीमाइसेस, जैसे शॉप्स है, ऑफिसेज है, तब ये वाला लाइसेंस आपको निकालना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये स्टेट हर एक राज्य में अलग अलग होता है, ये लॉ जो है थोड़ा चेंज होता रहता है। अब हम बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस की। इट इज़ इशूड बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर सर्टन ट्रेड्स। हर ट्रेड में नहीं यूज़ होता ट्रेड लाइसेंस, कुछ ही ट्रेड्स के लिए जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ट्रेड लाइसेंस इशू करता है, जो लेना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो उस ट्रेड लाइसेंस के लिस्टिंग में आता है तो आपको लेना पड़ेगा वो ट्रेड लाइसेंस। अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंसेस कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फूड का बिजनेस है तो आपको FSSAI का लाइसेंस निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप फार्मा की कंपनी है तो आपको ड्रग लाइसेंस निकालना पड़ेगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड का लाइसेंस जो है निकालना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और पोल्यूशन रिलेटेड बिजनेसेस अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसमें जो लीगल कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप रिसर्च करें लोकल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस को, ताकि आप ये बात का ध्यान रखें कि आपके पास में सारे परमिट्स हैं। आप अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले, अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले रिस्पेक्टिव परमिट्स को के हिसाब से अपने सारे आप लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस ज़रूर ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में आपको मालूम है कि जो हम अपने दिमाग से ट्रेड चलाते हैं या बिजनेस चलाते हैं उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। तो क्या करना है आपको? प्रोटेक्टिंग योर ब्रांड एंड इनोवेशन इज क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है आप अपना ब्रांड प्रोटेक्ट करें, अपने इनोवेशन को प्रोटेक्ट करें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन योर बिजनेस नेम, लोगो और स्लोगन अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 टू प्रिवेंट मिसयूज, ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर ले, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है पेटेंट। फाइल फॉर पेटेंट्स इफ़ योर बिजनेस इन्वॉल्व्स यूनिक इन्वेंशंस। आपका अगर मान लीजिए बिजनेस ऐसा है जहाँ पे अलग अलग तरीके के इन्वेंशंस होते हैं, मान लीजिए कि मैकेनिकल की इंडस्ट्री है, मैकेनिकल कंपनी है आपकी, बैटरी बनाते हैं या फिर आप गाड़ियाँ बनाते हैं, तो आपको मालूम ही है कि हर एक स्टेप पे इन्वेंशंस होते हैं। तो पेटेंट एक्ट 1970 के तहत आप पेटेंट्स फाइल करते जाइएगा। अगर आपके अंदर यूनिकनेस है, नोबल है वो इन्वेंशन, तो डेफिनेटली आपको पेटेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में था कॉपीराइट। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए होता है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटिव वर्क्स लाइक डिज़ाइंस और सॉफ्टवेयर अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसको भी आप अपना डेफिनेटली प्रोटेक्ट करें और इसके आधार पर अप्लाई कर लें। और अगर आपका यूनिकनेस होगा तो आपको वो कॉपीराइट अप्रूव हो जाएगा वाइपो से। नेक्स्ट है लीगल कंसिडरेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अप्लाई अर्ली विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी ऑफिस में जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आपको वो राइट्स मिल जाएं और किसी प्रकार के डिस्प्यूट में आप ना फंसें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। ये हर तरीके से आपको ध्यान रखना होगा अगर आप भारत में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है
अगर आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो आपको सबसे पहले EPF का ध्यान देना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। रजिस्टर विथ EPFO इफ़ यू हैव 20+ एम्प्लॉयज़। 20 से ऊपर एम्प्लॉय हैं तो आपको EPFO के साथ में आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI भी आपको करना पड़ेगा। मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस विथ 10+ एम्प्लॉयज़, 10 से ऊपर के अगर लोग हैं, एम्प्लॉय हैं आपके अंडर तो, और उनकी अर्निंग जो है मतलब 21,000 पर मंथ है, तो आपको ESI एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर करवाना पड़ेगा उन लोगों को। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत एटलीस्ट आपको जो भी उस राज्य में मिनिमम जो वेज देना होता है लेबर्स को, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू हैव 10+ एम्प्लॉयज़ आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेजुटी कब पेमेंट होती है, जब आपके पास में 10 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, और जब उनकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है आपकी कंपनी में, तभी आप ग्रेजुटी शुरू करते हैं उनके लिए। और उसके बाद में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स रेगुलेट्स वर्किंग आवर्स, लीव और कंडीशंस से, और ये सब राज्य पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसका निर्धारण किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल जो कंसिडरेशन ध्यान देने लायक है, ड्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनाइए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, रिकॉर्ड रखिए, वेजेस जो पे करते हैं उनके अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स, आप जो बेनिफिट उनको प्रोवाइड करते हैं सबका रिकॉर्ड रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स की अब हम बात करते हैं। बिजनेस रिलाय ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ही आप आगे वाले को सप्लाई करते हैं या उनकी डिमांड को पूरी करते हैं। तो आप याद रखिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम सही तरीके से, लीगल तरीके से बनाए गए हों। तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे वेंडर क्लाइंट अग्रीमेंट्स, डिफाइंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, पेमेंट एंड डिलीवरेबल्स। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसमें क्लियरली बताइए सर्विस क्या है, पेमेंट क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है। फिर अगला आता है लीज अग्रीमेंट। अगर आप इफ़ रेंटिंग अ प्रॉपर्टी रजिस्टर द लीज इफ़ इट्स फॉर मोर देन 11 months। अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हैं, रजिस्टर द लीज इफ़ इट्स फॉर मोर देन 11 months। तो फिर क्या करिए, अगर वो 11 months महीने से ऊपर का है तो वो जो है उसको आप रजिस्टर करिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट NDA जिसको कहते हैं, ये जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है विद एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स, ओके। उसके बाद में आता है इसमें लीगल कंसिडरेशन की आपको ध्यान देना है कि लॉयर को ज़रूर ड्राफ्ट करवाने के लिए, बनवाने के लिए आप उनको कंसल्ट कीजिए अग्रीमेंट्स, और कोशिश करेंगे क्योंकि आपका लॉयर रहेगा तो वो जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस किए हैं, वेंडर क्लाइंट अग्रीमेंट्स, लीज अग्रीमेंट्स, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स, अच्छे से बनाएगा। उसके बाद में आता है कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनी कर रहे हैं, कंपनी के तौर पे शुरू कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फॉर कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कौन सी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, एक तो कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी तब है जब पेड अप कैपिटल जो है कंपनी का 10 करोड़ से ऊपर है। और उसके बाद में आपको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में, फॉर्म AOC 4 फॉर फाइनेंशियल्स एंड MGT 7 फॉर एनुअल रिटर्न भरना ही पड़ेगा, ये उदाहरण है। उसके बाद में आपको जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सब अच्छी तरीके से मेंटेन करने पड़ेंगे, अप टू डेट रखने पड़ेंगे। और इसमें लीगल कंसिडरेशन क्या जो ध्यान देने वाली बात है कि नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू फाइन्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इसको कंप्लाई नहीं किया आपने तो डेफिनेटली आप पर फाइन बैठेगा, आपकी कंपनी में फाइन बैठेगा और आपके डायरेक्टर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा बिजनेस के नाम पर आपको, बीइंग अ बिजनेस। आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर ये जो है ना 2019 के अमेंडमेंट से पहले की बात हम कर रहे थे, ठीक है। लीगल कंसिडरेशन क्या है, आप अपना पैन और GST डिटेल जो है ना अकाउंट के साथ में, मतलब लिंक योर पैन एंड GST डिटेल्स टू द अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है फॉर सीमलेस टैक्स कंप्लायंस, ये बहुत ज़रूरी है आपको। अब आप बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी की, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस जो है ना कस्टमर डेटा हैंडल करता है, यू हैव टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इट्स रूल ऑन डेटा प्रोटेक्शन। आपको पूरी तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, और उसमें क्या क्या रूल दिए गए हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए वो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। प्रिपेयर फॉर अपकमिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDP 2023,
ठीक है, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी कंपनी को। उसके बाद में इसमें लीगल कंसिडरेशन जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि इम्प्लीमेंट डेटा सिक्योरिटी मेजर्स टू अवॉइड ब्रीचेस एंड पेनल्टीज। अगर डेटा सिक्योरिटी आपने मेंटेन नहीं करी तो फिर क्या होगा, आपका ब्रीचेस हो गए आप पर लगेंगे और आपकी पेनल्टीज आपकी लगेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका ये हो कि डेटा सिक्योरिटी मेजर्स को आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस को शुरू करते वक्त, फिर और करने के दौरान भी। फिर अब याद करिएगा हमेशा कि प्रोफेशनल्स को हायर कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कीजिए, कंपनी सेक्रेटरी को हायर कीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस वो अच्छे तरीके से कर सकें आपकी कंपनी के लिए। अपने आप को अपडेटेड रखिए, जीएसटी, लेबर रेगुलेशन जैसे जैसे चेंज होता है उसको एकदम अपने आप को ध्यान में रखिए कैसे करना, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया साइट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड जीएसटीएन की वेबसाइट। और जो भी लोकल लॉज बदलते रहते हैं, कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हर राज्य का अलग अलग होता है। तो अगर आपका पैन इंडिया का है, प्रेजेंस होने वाला है, तो आप पूरा अपने आप को अपडेटेड रखिए, उसके आधार पर फिर सारी चीज़ें होंगी। इंडिया में बिजनेस शुरू करना एक एक्साइटिंग जर्नी है, मगर उसके साथ में आपको लीगल चेकलिस्ट है जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है, और एकदम सही तरीके से राइट स्ट्रक्चर पिकअप कीजिए अपने बिजनेस के जो सूट करता है आपका, और फिर उसी के हिसाब से लाइसेंस, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जो भी केयरफुल प्लानिंग की हमने डिस्कशन किया वो कीजिए, और अपना पेपर वर्क एकदम सही तरीके से रखिए, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कीजिए जब जैसी ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, आप लीगली साउंड बिजनेस अपना बना पाएंगे और लगातार उसमें अच्छे से काम करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है, किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारे जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें, ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन होने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।